नमस्कार साथियों, किसान एकेडमी में आप सबका स्वागत है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हम लोग पढ़ रहे थे, उसी क्रम में ये अगली क्लास। आज हम देखेंगे इसमें कुछ पर्वतों को, श्रेणियाँ उनकी जो है, और फिर आगे और जो चीज़ें हैं उनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंडीज पर्वत श्रेणी। दोस्तों, जो ये आप श्रेणी देख रहे हो, ये वास्तव में क्या है? एंडीज पर्वत श्रेणी है। तो देखिए, एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है। माउंटेन रेंज। एंडीज पर्वत श्रेणी का विस्तार दोस्तों दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला से लेकर के अर्जेंटीना तक कुल 7 देशों में इसका विस्तार है। देखिएगा, अगर हम इसके विस्तार को देखें तो एक है वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलीविया, पेरू, चिली और अर्जेंटीना। इन 7 देशों में एंडीज पर्वत श्रेणी का विस्तार है। और अगर हम वेनेजुएला को छोड़ दें और नीचे अर्जेंटीना को छोड़ दें, चिली तक के देश जो हैं, इन्हीं कारण से इन देशों को एंडियन कंट्री कहा जाता है। इंडियन कंट्री में 4 देश हैं, 5 कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलीविया, पेरू और चिली। इनको इंडियन कंट्री कहते हैं और बाकी 7 इन देशों में विस्तार है एंडीज पर्वत श्रेणी का। अब देखेंगे, जो एंडीज पर्वत श्रेणी है, ये वास्तव में एक कॉर्डिलेरा का एग्जाम्पल है। कॉर्डिलेरा का मतलब हमने बताया था आपको नॉर्थ अमेरिका में कि अलग अलग समय में अलग अलग पर्वतों, अलग अलग समय में अलग अलग विधियों के द्वारा निर्मित पर्वतों के समूह को हम कॉर्डिलेरा कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, कई सारे पर्वतों का समूह है, ये अलग अलग समय में बना हुआ है, अलग अलग विधियों से बना हुआ है। जो एंडीज पर्वत श्रेणी है, उसका निर्माण हम लोग समझेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब पढ़ाएंगे तो आपको कहेंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री पाई जाती है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री पाई जाती है। इधर पैसिफिक ओशनिक प्लेट है और इधर आप देखेंगे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल प्लेट है। दोनों का यहाँ टक्कर होता है। टक्कर होने के फलस्वरूप इसमें फॉल्ट पड़ गया, वलन की क्रिया हुई, वलन की क्रिया के फलस्वरूप ये सब पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, और ये सारे क्षेत्र हैं, आप जानते हैं, यहाँ ज्वालामुखी से प्रभावित भी एरिया है ये, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री पाई जाती है। अब देखिएगा कि जो ये एंडीज पर्वत श्रेणी है, ये बहुत बाद में बनी है, यानी सेनोजोइक जो एरा है उसमें जाकर के इनका निर्माण हुआ, और इसी कारण से इसको अल्पाइन की श्रेणी में रखते हैं, यानी सबसे बाद में बना इसको नवीन पर्वत कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि जो एंडीज माउंटेन है, ये क्या है? एक नवीन फोल्डेड यानी मोड़दार, नवीन मोड़दार, अल्पाइन शब्द भी डाल दीजिए, अल्पाइन पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, अगर हम इसका अक्षांशीय विस्तार देखें, जो इस तरह का विस्तार होता है इसको अक्षांशीय कहते हैं। जब इस तरह का विस्तार देखेंगे तो वो देशांतरीय कहलाता है। ये अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो यही एंडीज है। यानी अक्षांशीय विस्तार, या आप कह सकते हैं सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार इसी का है। ठीक है, अगर हम ऊंचाई की बात कर लें तो फिर हिमालय के बाद यही पर्वत श्रेणी है जो सबसे ऊंची है। यानी हिमालय के बाद
हिमालय के बाद सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये एंडीज की कहानी हो गई। इस एंडीज में आप देखेंगे दोस्तों कई सारे पर्वत हैं, जिनमें बोलिविया वाला स्टेट जो हिस्सा है उसमें देखिए इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा है, मतलब चौड़ाई इसकी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो बोलिविया वाले रीजन में है, जिसमें आप देखिए इसको कहते हैं कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, ये सेंट्रल कॉर्डिलेरा है और ये ओरिएंटल कॉर्डिलेरा है। ये 3 खंडों में इस तरह से बटा हुआ है और इसी मध्य वाले भाग में कई सारे अंतरा पर्वतीय पठार भी आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर इस श्रेणी को देखें तो समानांतर 3 श्रेणियां हैं ये, इस तरह से इसको हम कह सकते हैं कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, ये हो गया, और ये है कॉर्डिलेरा ओरिएंटल, और ये मध्य वाला जो हो जाएगा इसको कहते हैं सेंट्रल कॉर्डिलेरा। ये 3 समानांतर श्रेणियाँ ऐसे ही हैं, पाई जाती हैं, और इन्हीं के मध्य में जैसे मान लिया अगर यहाँ कोई प्लेटू है, यहाँ कोई प्लेटू है, तो ये क्या कहलाएगा, ये इंटर माउंटेन प्लेटू कहलाएगा, अंतरा पर्वतीय पठार पर कहलाएगा, इसको हम बताएंगे। अब इस श्रेणी में देखिए दोस्तों, इक्वाडोर में अगर जाइए, इक्वाडोर में यहाँ पर हम देखेंगे एक पर्वत दिख रहा है जिसका नाम है कोटोपैक्सी। क्या नाम है? कोटोपैक्सी। हम यहीं पर कर लेते हैं इसको, कोटोपैक्सी। और ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, जो इक्वाडोर में है, और सेकंड हाईएस्ट वल्केनो ये है दुनिया का। यहीं इक्वाडोर में देखेंगे एक और पर्वत दिख रहा है जिसका नाम है चिम्बराजो। और चिम्बराजो के बारे में जानिए कि ये इक्वाडोर की सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ इक्वाडोर। दक्षिण में आएंगे, यहाँ पर देखिए एक दिख रहा होगा ओजास डेल सैलाडो, अर्जेंटीना में देखेंगे ओजास डेल सैलाडो है, और ओजास डेल सैलाडो के बारे में जानिए, सब मार्क कर लीजिएगा, ओजास डेल सैलाडो एक पर्वत दिख रहा होगा, अर्जेंटीना से इसका संबंध है, आंशिक रूप से थोड़ा सा चिली में भी है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ठीक है, वहीं पर आप देखेंगे अर्जेंटीना में एंडीज पर्वतीय श्रेणी में एक पर्वत चोटी जैसा है, एकांका गुआ, इसका संबंध अर्जेंटीना से है, और यह दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च
सर्वोच्च चोटी है, दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है एकांकागुआ, जो अर्जेंटीना में पाई जाती है। दोस्तों, एक पर्वत और है सियरा डेल मांटिक्वेरा, ये ब्राज़ील में, यहाँ पर देखिए ये वाला है जो पर्वत दिख रहा है, सियरा डेल सियरा डेल मांटिक्वेरा। इस पर्वत का संबंध है ब्राज़ील से, ठीक है। इसी हिस्से में ब्राज़ीलियन हाईलैंड भी है। और बताएंगे जो सियरा डेल मांटिक्वेरा है एक पर्वत है, ब्राज़ील का श्रेणी है, और ये खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ब्राज़ील में। ओके, तो ये आपका एंडी पर्वत श्रेणी हुआ दोस्तों। अब इसमें हम देखेंगे एक पठार है जिसका नाम है बोलीविया का पठार। आप बोलीविया के पास, बोलीविया और पेरू में देखिएगा तो इस पठार का विस्तार मिल जाएगा। आइए, बोलीवियन प्लेटू है, और इस बोलीवियन प्लेटू के बारे में जान लीजिए कि ये यहीं पर है, इसका विस्तार है। थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये बोलीवियन प्लेटू है। इसी को अगर आप देखेंगे एल्टीप्लानो भी कहा जाता है। बोलीवियन प्लेटू जो है इसका विस्तार अगर हम देखें तो दो देशों में है, एक है बोलीविया और एक है पेरू। दो देशों में इसका विस्तार है। दो देशों में इसका विस्तार है। और जानते रहिएगा कि यह भी एक अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है, यानी पर्वतों से घिरा हुआ एक पठार है। तो कैसा पठार है ये? अंतरा पर्वतीय पठार का इंटर माउंटेन प्लेटू का एग्जाम्पल है ये। इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जानते रहिएगा। एक तो ये कि ये टिन भंडार की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूरे वर्ल्ड में टिन भंडार के लिए प्रसिद्ध है ये। इस पठारी क्षेत्र में आप देखेंगे एक लेक मिलेगी आपको जिसका नाम है टिटिकाका लेक। क्या नाम है? टिटिकाका लेक। ये हो जाएगी टिटिकाका लेक। देखिएगा इसी से संबंधित है टिटिकाका लेक। टिटिकाका लेक का विस्तार इन्हीं दो देशों में है, बोलीविया और पेरू।
इन्हीं की सीमा पर ये झील है। और इस झील के बारे में आप जानिए दोस्तों, कभी आप जाइएगा दक्षिण अमेरिका तो ज़रूर घूमने जाइएगा, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंचे स्थान पर अवस्थित नौगम्य झील है। इसका आशा क्या है कि इससे भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर झीलें हैं, ऐसा नहीं कि दुनिया की सबसे ऊंची झील है ये, इससे भी ऊंचे स्थानों पर झीलें हैं, लेकिन इससे ऊंची जो भी झीलें हैं उसमें आप नौका गमन नहीं कर सकते, आप नाव से यात्रा नहीं कर सकते। तो नौ गमन करने वाली झीलों में ये अपने आप में सबसे ऊंची झील है विश्व की। तो विश्व की सबसे ऊंचे स्थान पर अवस्थित नौगम्य झील है। ठीक है, और यह एक लैगून का उदाहरण है। ठीक है, यह एक लैगून का उदाहरण है। अगर देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी झील भी है ये। दक्षिण अमेरिका की दूसरी बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मराकैबो है, आगे हम बताएंगे। हालांकि कहीं कहीं ये भी लिख दिया जाता है कि अगर वाटर की दृष्टि से देखा जाए, ज़्यादा पानी किस में है, तो टिटिकाका में ज़्यादा जल है। मराकैबो एरिया की दृष्टि से बहुत बड़ी है। खैर, वो अपनी अलग अलग बातें हैं, आप ये जानिएगा कि दूसरी सबसे बड़ी झील है और सबसे बड़ी झील मराकैबो ही है। ओके, एक झील यहाँ पर और है जो पेरू में है, और सॉरी बोलीविया में है, और इसको जानते रहिएगा। इसका नाम है पोपो झील, मार्क कर लीजिएगा, पोपो झील। पोपो लेक, ठीक है। तो पोपो लेक भी इसी में है, और पोपो लेक का संबंध सिर्फ बोलीविया से। इतनी बातें होंगी। आगे हम चलेंगे दोस्तों, एक मरुस्थल पढ़ना है हमें, और उस मरुस्थल का नाम है अटाकामा मरुस्थल। तो इसको हम मिटाएंगे। और अटाकामा मरुस्थल अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका विस्तार है पेरू और चिली में। ये वाला हिस्सा जो है ये अटाकामा डेजर्ट है, इसको मार्क कर लीजिए। और अब आइए अटाकामा डेजर्ट को समझते हैं। अटाकामा डेजर्ट जो है ये दुनिया का सबसे ड्राइस्ट डेजर्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा शुष्क है ये, यानी दुनिया का शुष्कतम मरुस्थल है। विश्व का शुष्कतम मरुस्थल, एक तो बात ये है। सबसे कम वर्षा यहाँ होती है इस मरुस्थल में, ठीक है ना। देखेंगे कि जो अटाकामा मरुस्थल है ये नाइट्रेट भंडार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नाइट्रेट भंडार के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक है। और एक कैसा मरुस्थल है, तो एक ट्रॉपिकल मरुस्थल है। ट्रॉपिकल डिजर्ट है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है। और समझने वाली बात यह है कि जो ये मरुस्थल है ये तांबे के भंडार के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, विशेष करके जो चिली वाला हिस्सा है तांबे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इतनी बातें इस मरुस्थल में हैं। अब इसी मरुस्थल से संबंधित कुछ और तथ्य हैं। जैसे चिली में एक स्थान देखेंगे, यहाँ पर एक मिलेगा जिसका नाम है अरिका। क्या नाम है? अरिका। मार्क कर लीजिए, मिल जाएगा। अरिका दोस्तों विश्व का शुष्कतम स्थान है, ड्राइस्ट प्लेस है, शुष्कतम स्थल है। और किसी ज़माने में कलीचे के भंडार के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। कलीचे से उर्वरक बनाई जाती है, तो कलीचे के भंडार के लिए किसी समय में ये बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में देखा जाए दोस्तों तो इसका पूरी तरह से आर्थिक दृष्टि से दोहन हो चुका है, सारा कलीचा लगभग समाप्त हो गया है। इसीलिए अब इसका आर्थिक महत्व पूरी तरह से समाप्त हो गया है अरिका का। और यही कारण है कि वर्तमान में इसको घोस्ट टाउन यानी भूतों का शहर कहा जाता है। तो अरिका को ही घोस्ट टाउन कहते हैं, जानते रहिएगा। घोस्ट टाउन किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा अरिका। और यही स्थान दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थान भी है, ये चीज़ जानते रहिएगा, ठीक है। देखेंगे दोस्तों इसी में चिली में एक स्थान है इक्विक। कौन सा स्थान है? इक्विक। और इक्विक के बारे में जानिए कि इक्विक के समीप ही एक स्थान है। इक्विक बताने के पीछे मकसद यही था कि आप ढूंढ नहीं पाएंगे जो स्थान बताना चाहते हैं। एक स्थान है चुकवी कमाटा, बस इक्विक के जस्ट नीचे आप उसको बना लीजिए, लिख लीजिएगा, शायद आपके एटलस में नहीं होगा। तो इक्विक के समीप एक स्थान है जिसका नाम है चुकवी कमाटा। और चुकवी कमाटा के बारे में जानिए कि ये तांबा भंडार और उत्पादन का एक बहुत बड़ा सेंटर है, और इसीलिए इसको विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है। यानी तांबे का उत्पादन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको विश्व की तांबा राजधानी कहते हैं, ठीक है। चुकवी कमाटा जो कि चिली में अवस्थित है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट हमने बोलीविया के प्लेटो में छोड़ा है, उसको ध्यान रखिएगा। बोलीविया की जो राजधानी है, दो राजधानियाँ हैं, एक राजधानी प्रशासनिक है और एक उसकी विधिक राजधानी है, लीगल। जो इसकी प्रशासनिक राजधानी है वो है लापाज। बोलीविया की राजधानी लापाज। ये इसकी प्रशासनिक राजधानी है। और लापाज विश्व की सबसे ऊंचे स्थान पर अवस्थित राजधानी है, ठीक है ना। तो लापाज बोलीविया की प्रशासनिक राजधानी है और जो सुक्रे है वो उसकी विधिक कैपिटल है। तो जो लापाज है वो विश्व की सबसे ऊंचे स्थान पर अवस्थित कैपिटल है, वो एक पॉइंट उसमें ऐड कर लीजिएगा। ये हो गया चुकवी कमाटा अरिका।
आगे बढ़ेंगे दोस्तों और पहुंच जाएंगे हम लोग एक स्थान चिली का मिलेगा जिसका नाम है वेलपराजो। थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा वेलपराजो। मिला। और वेलपराजो से आपको जाना है ब्यूनस आयर्स तक। ब्यूनस आयर्स तक जाना है। तो देखिए ये मान लीजिए एक स्थान है, इसका नाम है वेलपरासो। और यहाँ पर एक स्थान है, मान लीजिए कि ब्यूनस आयर्स, जो कि अर्जेंटीना की क्या है, कैपिटल है। वेलपरासो से एक रेल चलती है ब्यूनस आयर्स तक। ठीक है। और अब सोचने वाली बात यह है कि अगर यहाँ से रेल इधर की ओर जा रही है तो बीच में तो एंडीज पर्वत श्रेणी है, तो क्या एंडीज पर्वत श्रेणी के ऊपर चढ़ के जाएगी? नहीं, कोई ना कोई पास होगा, दर्रा होगा। तो यहाँ पर एक दर्रा है, एक पास है, बीच में कटा हुआ रास्ता है और इस पास का नाम है उस प्लाटा पास, उस प्लाटा दर्रा। वहाँ से ये रेल पास होती है। अर्जेंटीना का एक शहर है मेंडोजा। मेंडोजा से होते हुए ब्यूनस आयर्स तक जाती है। इस रेल का नाम है ट्रांस एंडियन रेलवे। ट्रांस इंडियन रेल लिख दीजिए। तो ट्रांस इंडियन रेल कहाँ से कहाँ तक चलती है? चिली के वेलपराजो से शुरू हो करके उस प्लाटा दर्रा को पास करती है और यहाँ से होते हुए मेंडोजा पहुँचती है, जो कि अर्जेंटीना में अवस्थित ट्रांस इंडियन रेल का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। वहाँ से होते हुए ये रेल पहुँच जाती है ब्यूनस आयर्स में। ब्यूनस आयर्स जो है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये पहली बात अर्जेंटीना की ये कैपिटल है। ठीक है। सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक जो वस्तुएं होती हैं उसके उत्पादन के। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में ये चौड़ी चौड़ी सड़कों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और सड़कों के मामले में पेरिस बहुत प्रसिद्ध है। इसीलिए इसकी तुलना हम पेरिस से करते हैं और इसे दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। ठीक है। हालांकि इसका हम फिर जिक्र करेंगे। गेहूं के निर्यात और मांस प्रसंस्करण उद्योग में इसका हम पुनः जिक्र करेंगे। तो इस तरह से ये रेल हो गई। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर पहुँचेंगे, चिली की राजधानी मिल जाएगी सैंटियागो, और यहीं रुक कर के विश्राम करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।